सर अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छा, सॉरी, मेरा माइक शायद ऑफ था। तो आई स्विच्ड इट ऑन अगेन। मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा था इस वक्त। खालिद साहब का आवाज क्वेश्चन नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही हम्म। मैं एक क्वेश्चन था खालिद साहब का कि जी अगर एक शख्स है वो उसने बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन कर ली लेकिन डिफेंस अच्छा नहीं दे पाता, खड़ा नहीं होता, जवाब नहीं दे रहा, तो उसको क्वालिफाई कर देना चाहिए। तो मैंने ये जवाब दे रहा था कि थीसिस। क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। आप सर फ्यूचर में काम भी आ सकती है, अगर सिर्फ आए ना, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं तो आए ना, काम आए ना जी, किसने मना किया? लेकिन वो उस जगह पे थीसिस को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बाकी तो काम में किसने मना किया? इन फ्यूचर में और वो मैंने अपना अमल किया है, कई लोग ऐसे नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, और हाँ वो सिर्फ अपना डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सर, देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अच्छे है ना काम में। देखिए, तीन स्टेज, तीन फेजेस हैं। आपने रीडिंग में अच्छा परफॉर्म करना है, आपने राइटिंग में अच्छा परफॉर्म करना है, आपने प्रेजेंटेशन में। अगर आप किसी एक में भी अच्छे नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करते। बट इट डजेंट मीन कि आप उस एरिया में काम ना करें। आप कोर्स वर्क के साथ करें ना अपना काम। जैसे अभी एक स्टेज थी ना जी, मैं रिसर्च पेपर लिख लूंगा लेकिन थीसिस नहीं करूंगा। करें जी। इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट कि जी मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं हूं। पहले ही क्लियर है आप। बट नोबडी स्टॉप्स यू कि आप रिसर्च पेपर ना लिखें, इंप्लीमेंटेशन ना करें, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने। बट फॉर थीसिस वी हैव अ फॉर्मल बेंच मार्किंग कि जी आप तीनों चीजों में अच्छे होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे। नहीं अच्छे तो फिर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, तो फिर आप थीसिस ना करें ना। एंड नोबडी स्टॉप्स। और उसका कोई, देखें अगेन मैं रिपीट करूंगा, हर बंदा हर चीज में अच्छा नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल भी दी कि इफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, बट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम सीइंग द फुटबॉल, टू डू द एनालिसिस ऑफ फुटबॉल। देयर आर वेरी गुड प्रेजेंटर्स जिनको फुटबॉल का 1% भी नहीं पता होता, बट आप देखेंगे कि उनसे अच्छी कमेंट्री कोई नहीं कर रहा होगा। क्रिकेट में, फुटबॉल में, खुद उन्होंने कभी नहीं खेली होगी। उनको ये पता है कि मैं फुटबॉल ग्राउंड में गया तो मुझे बहुत मार पड़नी है। तो लेकिन इसका ये मतलब, लेकिन फिर उनको फुटबॉल प्लेयर तो नहीं बनाया जा सकता ना। लेकिन बाकी काम करें। तो इस एरिया में भी अगर आप अच्छे हैं, नोबडी स्टॉप्स यू कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम ना करें, रिसर्च पेपर ना लिखें। आप लिखने में अच्छे हैं, आप लिखें। आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ें। लेकिन थीसिस में आप अच्छे नहीं है, इट मीन्स, क्योंकि थीसिस का बेंच मार्किंग है तीनों में या 16 चाहिए। हाँ, तीनों को क्वालिफाई। अगर आप यहाँ खड़े होके मेरे और किसी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, इट मीन्स, क्योंकि क्या चीज है ये देखें, ये फॉर्मल थीसिस क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए कराया जा रहा है कि कल को आपने खड़े होकर यहाँ लेक्चर दे दें। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर मैं आपके सवालों के जवाब ना दूं, या आपको लगे यार कि ये सवाल के जवाब तो कोई, मतलब मैं कुछ एक्स सवाल करता हूँ जवाब वाही आता है, तो फिर आपका क्या इंप्रेशन बनेगा मेरे बारे में? क्या बनेगा? ही डजंट नो एनीथिंग। और उससे अल्टीमेटली क्या चीज होगी? ना आपको सीखेंगे, ना ही मुझे मजा आएगा। तो ये जो मास्टर्स थीसिस या पीएचडी थीसिस करा के एक बंदे को तैयार करके सामने खड़ा किया जा रहा है, वो इस सारे फिनोमेना को देख के किया जा रहा है। देयर इज अ कंप्लीट विजडम बिहाइंड इट। ठीक है, अब हो सकता है हमें उस टाइम पे थोड़ी कुछ चीजें और लग रही हो क्योंकि हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि यार ये क्यों कर दिया यार, इसमें तो इतना अच्छा बंदा था यार, देखो ये तो, मतलब इससे अच्छा तो साइंटिस्ट कोई नहीं है, नहीं बोल सकता तो क्या करें। लेकिन वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो आई होप योर क्वेश्चंस आर aptly answered, amplified, and you now are clear in your दिस डोमेन जो मैंने आपसे बात की है जी। ऑनलाइन जो लोग हैं, अभी कोई का सवाल करना चाह रहा था मुझसे, आफाक साहब बेचैन थे, कोई सवाल है तो पूछिए जी। सर बस सर ये इस सब्जेक्ट बारे में पूछना था। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है और सवाल आप वो करने वाले हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, तो फिर कोई हल नहीं है, लेकिन सवाल कीजिए, क्या सवाल है? जी सर, मैंने लेट ज्वाइन किए वजह से मैंने सर ये इस पेपर में हमने रिसर्च पेपर लेना है या वैसे पेपर ना होगा ला रहे हैं फाइनल में। तो आपका वन लाइन आंसर मैं दे दूं कि इस पेपर, इस कोर्स का मकसद जो है वो आपको थीसिस के लिए तैयार करना है।
और थीसिस के लिए तैयार करने का मतलब ये है कि जो कंटेंट कवर होगा वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट के हवाले से भी कवर होगा, थीसिस के हवाले से भी कवर होगा, रिसर्च पेपर्स के पर्सपेक्टिव से भी कवर होगा, फंडिंग प्रपोजल्स के लिहाज से भी कवर होगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से भी कवर होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में टाइम में आया करें, ताकि आपके जो क्वेरीज हैं, ये आपका सवाल है, ये मैंने क्लास के स्टार्ट पे इसका जवाब दिया था, तो आप चूंकि लेट आए हो इसलिए आपका सवाल आपने रिपीट किया है। और आप एक दफा जाके लेक्चर की वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जी टाइम से इंसान नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करेंगे। और कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर सर, ये जो रीडिफेंस है, ये कितनी दफ़ा ऑप्शन अवेलेबल है रीडिफेंस की? 3 टाइम्स या 4 टाइम्स? कोई स्पेसिफिक लिमिट है जिसमें करना होता है, देखिए या देखिए ऐसे डिपेंड्स होता है। अपॉन द केस टू केस बेसिस? देखिए अली, ऐसे होता है कि इट इज जनरली दी वन चांस। एक से ऊपर तो स्टूडेंट को भी शर्म आती है कि मैं अब नहीं कर पा रहा तो क्यों सेकंड चांस में जाऊं। तो लेकिन ये कि कोई लिमिट नहीं है, सेकंड चांस भी दिया जा सकता है, बट मेरे ख्याल में एक चांस ही होता है। और वो बंदे को समझ आ जाती है कि जी अगर मैं एक चांस में भी नहीं कर पा रहा तो मैं चाहे 10 चांस भी मिलेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स दी वन चांस। आप एक दफा डिफेंस दें, अगर नहीं आया और सेकंड दफा भी आपने नहीं किया तो इट मींस यू शुड क्विट इट। और वही फिर आपको एडवाइस भी दी जाती है एग्जामिनर्स के पास से कि जी आप मेरे ख्याल में आपके लिए ये मुनासिब नहीं है, कुछ और कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आई होप अली आपको जवाब मिल गया। जी सर, इसमें फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है और उससे रीडिफेंस भी पॉसिबल नहीं हो सका, तो कैन ही और शी शिफ्ट टू कोर्स बेस्ड डिग्री देन? आपने आपकी आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, क्या आप कुछ रिमोटली ऑपरेट कर रहे हो? आवाज़ ठीक नहीं आ रही है आपकी। अगर कोई आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं तो उनको निकाल के बात करें। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कुछ सेकंड अटेम्प्ट में भी समवन इज अनेबल टू क्वालिफाई, तो क्या ही और शी कैन शिफ्ट टू कोर्स बेस्ड? जी 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 बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना कि इफ यू स्टिल, अगर आप, एक तो चीज पहले इंसान को क्लियर हो जाती है कि मैं थीसिस या नॉन थीसिस में जाना चाहता हूँ। अगर तो एक क्लैरिटी नहीं है और स्टिल आप समझते हैं मैं थीसिस ही करना चाहता हूँ, तो थीसिस अटेम्प्ट करें। अगर थीसिस में आप फेल हो गए किसी स्टेज के ऊपर, या कहीं भी आपको एहसास हुआ कि जी बस यही मेरी डेडलाइन थी और या इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो आप किसी भी स्टेज से वापस आ सकते हो। आप ईसीपी स्टेज से वापस आ सकते हो, जीएससी से वापस आके आप डिसाइड कर सकते हो जी नहीं मैं नहीं करना चाहता। आप टीएस2 में वापस आ सकते हो, टीएस2 के डिफेंस करने के बाद भी वापस आ सकते हो। तो ये स्टूडेंट की मर्जी है कि अगर वो 4 साल के अंदर है तो किसी मौके पे भी वो डिसाइड कर सकता है कि जी मैंने थीसिस नहीं करना, बस कोर्स वर्क पे जाना है। और अलाउड है उसको। ठीक है। राइट सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ। तो और कोई सवाल जी आपका, एजाज? सर मैं ये कह रहा था कि जो टॉपिक है वो रेलिवेंट फील्ड में होगा या इसके अलावा होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिकल में होगा। जैसे सर डेटा साइंस के लिए हमारे कुछ भाई जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उन फील्ड में रह के हम ये करेंगे या अलग अलग? जी ऐसे ही है। आप अपने एरिया में ही करोगे। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका कोशिश होगी कि मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर ही मुझे कोई प्रॉब्लम समझ आई है। वो सब्जेक्ट करने का मकसद भी यही था। मैक्सिमम रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स आपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़े हैं, लेकिन आप डाटा साइंस के कोई सब्जेक्ट को से एआई बेस्ड कोई काम करना चाहते हो तो वो भी अलाउड है, रिलेटेड है इसलिए। लेकिन आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकते कि आप कहें जी कि मैं एक 4 वेरिएबल्स लेके उनकी कुछ एक सर्वे करना चाह रहा हूँ। वो नहीं। वो नहीं। तो थीसिस हैज टू बी इन दी रिलेटेड एरिया, इन योर एरिया और रिलेटेड एरिया। या आप कहें जी मैं केमिस्ट्री का कोई थीसिस करना चाह रहा हूँ, नहीं आ रहा, वो भी अलाउड नहीं, आपके एरिया में ही होगा। ठीक
बिल्कुल लॉजिकल भी यही है। बट अगेन योर सुपरवाइजर मे गाइड यू। हो सकता है कुछ चीजें उनकी रिलेशन आपको समझ ना आ रही है, उसका रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, वो सुपरवाइजर इसी काम के लिए होता है। या आपको वो कहे कि नहीं नहीं ये नहीं यूं करो ये यूं करो। ठीक है। ठीक है जी। फराज, तसव्वुर, मरियम, हालिद साहब, एजाज, हाँ जी आतिफ, हाँ जी नदीम। अच्छा जी, और कोई ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन है जी? No, sir. Thank you. No, sir. Thank you. अच्छा, सुपरवाइजर्स पे मैं आ जाता हूँ जी अभी। इससे पहले कि मैं तो ब्रेक देना चाह रहा था, खालिद साहब ने सवाल कर लिया तो हम फिर इस पे और कंटिन्यू कर लेते हैं आगे दोबारा। दो बजे ऑफ नहीं करना है, 2 बजे हमने क्लास में डिफेंस में आपने आना है और उसके बाद हम डिफेंस में उसके उसके पोस्ट विजिट पोस्ट डिफेंस के बाद विल सिट अगेन। ठीक है, आई विल नॉट स्पेयर यू टिल बिफोर 3 o'clock, याद रखें। तुम कल से इस चक्कर में होके पहले पारे होके भाग लो। ठीक है। तो हाँ, तो वी विल हैव, मैं अगेन रिपीट करूंगा, आई विल शेयर अ जूम सेशन अगेन फॉर द प्रोजेक्ट। वो जो मैडम आएंगी वो अपना जूम एक सेशन बनाएंगी और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल अगेन जॉइन इट टू सी कि वो क्या बात कर रही हैं और उनसे क्या क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स पार्ट ऑफ योर दैट व्हाट यू कॉल समरी ऑफ द लेक्चर, पार्ट ऑफ लेक्चर है। जो प्रपोजल डिफेंस होगा, जो तीस डिफेंस होगा, वो आपके लेक्चर का हिस्सा है। उसमें क्या समझ आई क्या समझ नहीं आई वो आपने लिखना है और पूछना है। अगर उस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में पूछना है कि जी ये बात हुई थी मुझे नहीं समझ आई, क्यों हुई थी, या ये क्या था ये क्या था, वो आप पूछें। ठीक है। तो इट वुड बी डन लाइक दिस। सो 2 o'clock वी विल हैव द डिफेंस, जिसके लिए लिंक मैं शेयर कर लूंगा। और अभी इससे पेशतर के हम ब्रेक करें, जो आपका सवाल है सुपरवाइजर वाला, लेट मी ओपन अ प्रेजेंटेशन एंड लेट मी फिनिश दैट। उसको जरा खोल के हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने अगर अंगड़ाइयाँ लेनी है नदीम की तरह तो ले सकते, 2-4 खड़े हो गए सिट अप सिट करना तो कर लिया चॉइस कर लें। थोड़ा खड़े होके थोड़ा सा कमरे में ही मूव कर लें अगर आप इजी नहीं है तो। लेट मी शेयर, सुपरवाइजर वाले पार्ट को हम क्लोज करते हैं। फर्क है। होती है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग की आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना काम क्लेम करें जो आपने किया है, जो किसी और का काम है वो आप रेफर करें एंड लेट द रिव्यूअर डिसाइड कि आपका काम पब्लिशेबल है या नहीं है। दे विल गाइड यू ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है। आजकल इसमें बड़ा रोल चल रहा है कि ये जो आईपी रोल है, हम्म। आईपी रोल जो है ना उसको डिफेंस की पैटर्न नाम है, उससे नाम है उसको हम क्या ना करें। डिफेंस की जो कुछ सीक्रेसी होती है रिसर्च के, उसको पैटर्न करवाएं कैसे एक्टिव वो सीक्रेसी नहीं दे। देखें,
असल में टेक्नोलॉजी जो है ना वो अब उस तरह से नहीं रही। बहुत ही कोई क्लासिफाइड रिसर्च है ना जो डिफेंस की, कैसे आपने जो ना वो जिस तरह वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी लोग कहते हैं जी कि वो जिसमें वो आप यानी आप उसको से समझते हैं कि जी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज तो टेक्नोलॉजी है ही ओपन। अच्छा, तो लेकिन उसका फायदा क्या होगा जब वो किसी को पता ही नहीं है तो भाई देखें, पेटेंट तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट को सेफ्टी देती हैं। आपने अपने घर के अंदर एक कुएं में कुछ बना भी लिया तो उसको कोई जानता ही नहीं है, तो फिर क्यों कोई डिफेंस उसको पेटेंट में लेके जाएगा? यही तो सर मतलब है कि सोर्स कोड ही नहीं मिला तो जहाज दे के उनके सब सोर्स कोड तो एक और चीज है ना, उसका इससे क्या ताल्लुक? सोर्स कोड का तो इससे कोई ताल्लुक टेक्नोलॉजी तो सब नहीं दी ना। नहीं नहीं नहीं, देखें टेक्नोलॉजी नहीं दी, ये दो अलग फिनोमेना हैं कि कोई आपको कुछ दे ना दे, वो एक अलग चीज है। ये कुछ और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी से आपने एक प्रोडक्ट बनाया और वो डिफेंस के लिए बनाया और आप उसको पेटेंट करना चाहते हैं, तो जो इंटरनेशनल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जगह आप एक लोकल डिफेंस पेटेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लें जो अपने सेटअप में पेटेंट करे। आईपीओ पाकिस्तान का अलग नहीं है, आईपीओ पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट है अगर पाकिस्तान ना वाला बहुत कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं सब हो रहा है। हर दुनिया के हर मुल्क में लोकल ऑर्डिनेंस के तहत ही बनता है, और आईपी का जो राइट्स है वो लोकल कम्युनिटी में ही एप्लीकेबल होते हैं। इस तरह करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं? मतलब आपको आधा पता है, आपको आधा पता नहीं है, इसलिए आप मिक्स मिक्स बात कर रहे हैं। नहीं नहीं देखें, चलें इस पे मैं आपको अलग से जब इस पे आएंगे ना पर आपकी मैं बात उस पर उस वक्त देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके जी। सो एडवाइजर के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो अब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू सिलेक्ट समबडी हु गाइड्स यू। देयर शुड बी समवन जो कि एक्सपीरियंस्ड है, उसको सेरी का पता है, उस स्टेजेस से गुजर चुका है, और वो आपको आप उस एरिया के वो चीज़ें शायद बता दे जो आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे, गलतियां करेंगे। आम जिंदगी में एप्लीकेबल है। आपने से अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो आप पहले पूछते हैं यार ये चार ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ अच्छी है, ये लूँ ना लूँ। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आपने से सदर जाना है तब भी आप पहली दफ़ा जा रहे हो तो किसी से पूछोगे यार सदर जाने का तरीका क्या है, बस पे जाऊँ, टैक्सी पे जाऊँ, बाइक पे जाऊँ, है ना? तो ये क्या है, वो लोग आपके एडवाइजर्स हैं, मशवरे देते हैं ना आपको। तो ये अगेन एडवाइजर्स का रोल वो सेम ही है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं छुप जाएंगे और छुप के अपना काम करेंगे। यू हैव टू मेक इट पब्लिक। सो जो एडवाइजर की जो सिलेक्शन है उसके लिए फिर अब कुछ प्रोसेस जहन में होना चाहिए या कुछ क्लैरिटीज होनी चाहिए कि मैं किन बुनियादों पर एडवाइजर को सिलेक्ट करूं। अच्छा, एक चीज तो आप जहन में रखें कि जो यूनिवर्सिटी AUIC का कॉन्सेप्ट है कि whosoever इज टीचिंग यू और इवन एनीबडी हु इज नॉट टीचिंग यू, any professor of any university can become your supervisor here, right? तो आप सुपरवाइजर कौन है? इसने आपको काम कराना है और आपको लेके चलना है। तो आप किसी भी फैकल्टी मेंबर को किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑन बोर्ड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट क्या है कि ही शुड बी एबल टू अटेंड योर फाइनल डिफेंस ऑन द डे ऑफ डिफेंस। उसको यहाँ होना जरूरी है। फॉर पेपर फॉर्मेलिटीज, यूनिवर्सिटी की जो एम्प्लॉयड है वो आपको एक शख्स फॉर पेपर फॉर्मेलिटीज इस सूरत हाल में मिल जाएगा टू राइट इट डाउन, एंड ही वुड बिकम योर को सुपरवाइजर। ठीक है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन जो आउटसाइड होगा, क्योंकि पेपर फॉर्मेलिटी में तो मेन काम वही करवा रहा है, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर कैंपस का होना चाहिए। तो ही वुड बी को सुपरवाइजर, बट एक्चुअली वो आपका एक्चुअल सुपरवाइजर होगा। पेपर के लिए वो को सुपरवाइजर डिक्लेयर होगा, लेकिन वो आप उसको लेके चल सकते हैं। ये सुपरवाइजर आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसकी क्लैरिटी पे वो उनको क्लियर करता जाएगा आपको हर स्टेज के ऊपर। ठीक है, वो तो आपके परमानेंट, वो तो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, जितनों मैंने अगेन रिपीट कहा ना कि जिन जिनसे आपने कुछ कोर्सेज पढ़े, दे ऑल कैन बिकम योर सुपरवाइजर। दो तीन नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। एक के साथ सुपरवाइजर तो एक ही होता है। यस, को सुपरवाइजर की ऑप्शन होती है कि आप एक के साथ एक एरिया में और कोई रिलेटेड एरिया में कोई और शख्स है जो आपको उसमें असिस्ट कर सकता है, तो आप उसको को सुपरवाइजर रख सकते, नॉट मोर देन 2।
और अगर उसके अलावा भी रखने हैं तो आप अपनी कमेटी में रख सकते हैं कि जी मैं एक अपनी रिसर्च कमेटी बना रहा हूँ। जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिसर्च कमेटी बनती है। मास्टर्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं होती, एक लिमिटेड लेवल की रिसर्च होती है। पीएचडी में एक एक आपकी रिसर्च कमेटी बनती है जिसमें आपके साथ आपका सुपरवाइजर होता है, उसमें यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल मेंबर होता है, एक एक्सटर्नल मेंबर भी होता है, तो 3 बंदों की कमेटी आपके साथ होती है। वहां पे है, इधर नहीं, मास्टर्स में नहीं। ओके। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले मैं आपको डायग्राम आई वुड बी इंटरेस्टेड कि मैं वो पहले आपको दिखाऊं। इट इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, बाद में आगे चलते हैं। ऑनलाइन जी नजर आ रही है आपको ये डायग्राम? जी सर। जी सर। अच्छा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है सुपरवाइजर के सिलसिले में। सुपरवाइजर का काम ये नहीं है कि वो आपके साथ बैठ जाए और आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको काम कराता है। नो, सुपरवाइजर इज देयर टू गाइड यू ऑन योर गिवन ऑप्शंस। यू हैव टू कम अप विद मल्टीपल ऑप्शंस कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये है। सुपरवाइजर बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस विल गाइड यू के बच्चे पहला भी ठीक नहीं है, दूसरा भी ठीक नहीं है, तीसरी डायरेक्शन में आप जाए। राइट? सो एडवाइजर विल ओनली गिव यू द डायरेक्शंस टू फॉलो, यू हैव टू वॉक बाय योरसेल्फ। हर सुपरवाइजर ने अपना थीसिस कर लिया है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अभी से क्लियर कर लें। दुनिया के हर कोने में है कि शायद सुपरवाइजर बैठेगा, टाइम देगा, जब तक वो नहीं बैठेगा मेरा काम ही नहीं होगा, जब तक वो कुछ बताएगा नहीं काम नहीं होगा। नहीं, it is the student who is the in charge here. He or she has to do lot of work independently, go to the supervisor with problem along with its solutions कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, मुझे सर गाइड करें कि कौन सा बेहतर है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए जी प्रॉब्लम आ गई सॉल्यूशन आप बताएं, फिर आप 1 महीना वेट करें, 2 महीने वेट करें, वो आप हो सकता है 4 महीने बाद जवाब दे दे कि हाँ यार वो मैंने अब देखा उसको टाइम नहीं मिला, तो ये यूं कर लो। अगर अपनी जिंदगी आसान करना चाहते हैं तो इसको आज से अपने जहन में बिठा लें। चाहे आप स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमआईटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप नस्ट में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉम्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे आप वसीम में पढ़ रहे हैं, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एवरीवेयर। देर आर वन एंड ऑड केस जो शायद ऐसा भी होगा कि आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाएगा, लेकिन ऐसे लोग नॉन एग्जिस्टेंट हैं क्योंकि इतना लोड है हर एक के ऊपर, इतना काम है कि वो हर एक के साथ बैठ के ये काम नहीं कर सकता। अगेन आई रिपीट, उसने अपना थीसिस कर लिया है। अगर उसके 10 स्टूडेंट हैं तो वो 10 थीसिस और नहीं करेगा, लॉजिकल नहीं है। वो 10 थीसिस उन 10 स्टूडेंट्स ने करने हैं। उनके मसलों के हल में से सख्त सही हल बताना सुपरवाइजर का काम है। तो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है। अब आते हैं जी सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर के ऊपर। मैंने आपको पहली चीज बता दी कि यहाँ कैंपस पे आप किसी भी पीएचडी को अपना आसान
चलिए ओके। ओके जी, सो नाउ अब आप आपने सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर करनी है, एडवाइजर भी कहते हैं, सुपरवाइजर भी कहते हैं। उसके लिए तरीके हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि यू हैव स्टडीड फ्रॉम वेरियस प्रोफेसर्स, यू नो किसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। उनका रिसर्च प्रोफाइल देखिए, रिसर्च गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। रिसर्च गेट एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फेसबुक, researchgate.net, उस पे आप देख लें। वहाँ पे भी आपको लोगों की प्रोफाइल्स, उनके पेपर्स, उनकी प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है फराज? तो ये दो तीन जगहों से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो मुझसे मैच कर रहा है या मुझे इसके एरियाज में ये मुझे सुपरवाइज कर सकता है, ही इज गुड टू गो। So you can again do all of these things. You can talk to these supervisors, उनसे बात करके या उनके प्रोफाइल को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अगेन ये एक लर्निंग प्रोसेस है, सुपरवाइजर आसानी से काबू नहीं आते। सो यू नीड टू बी एक्टिव, अप्रोच करें, फिजिकली पर्सनली मिलें। दैट इज द बेस्ट वे कि आप जब देखें उनके स्केड्यूल क्या है उनसे डिस्कस करें। क्लासेस में आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस के बाद कर सकते हैं। सो दैट इज द वे ऑफ इंटरेक्टिंग एंड देन डिसाइडिंग। आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं कि कौन से सुपरवाइजर्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए, कैसे हैं, उनके प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं। अगेन हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, डिसाइड इंडिपेंडेंटली। हो सकता है जो आतिफ के लिए ठीक नहीं है वो जरूरी नहीं है कि वो एजाज साहब के लिए भी ठीक ना हो। It varies from person to person, but again this is a way of interacting and getting to know. Again मैंने इसलिए कहा कि पब्लिकेशंस देख लें उनकी आप, सर्च गेट के ऊपर, गूगल स्कॉलर के ऊपर। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपना एडवाइजर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो जनरली आप देखते हैं वो क्या देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं आप, यार वो मुझे एक्सेसिबल तो है, सवाल के जवाब तो देगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं कि क्या फिजिकली अवेलेबल हो सकता है, मुझे कांटेक्ट कैसे स्टेब्लिश होगा, व्हाट्सएप पे होगा, कॉल्स पे होगा या कैंपस पे होगा। एक्सेसिबिलिटी को चेक कर लीजिए। कंपेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ वर्क हॉर्स होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आप इतना सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो फिर अपने लिहाज से चीज़ें डिसाइड करें। बहुत कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही इतने मतलब बहुत कहें कि ज़्यादा काम नहीं कराना चाहते। वो भी आपके ऊपर है कि आप देखें कि जी कौन सा बंदा जो है वो किस स्टाइल पे काम कर रहा है, और अकॉर्डिंगली इस बेसिस के ऊपर ये देखते हुए कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी मुझसे, मैं कितना कर सकता हूँ। और फिर आप अपने आप को इस कंपेटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें। ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा 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 कोई शख्स है कि उसने अभी एक सब्जेक्ट ही पढ़ाया है और आपको नजर आता है कि यार ये तो साल के लिए कहीं और चला जाएगा, ना मुझे फोन पे अवेलेबल होगा, ना ही जो है वो फिजिकल अवेलेबल होगा। तो ड्यूरेबिलिटी इज अनदर थिंग। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, कितने लोग ग्रेजुएट हुए हैं उनके नाम से, क्या वाकई इफेक्टिव हैं नहीं हैं, इन चीज़ों को अब आपने देखना है। और अगेन रिसर्च उनकी किस डोमेन के अंदर है, क्या आपसे मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बाजू का जो पीएचडी रिसर्च होती है वो ग्रुप्स में हो रही होती है, तो वहां पे भी आपने देखना है कि जी जिस प्रॉब्लम पे, जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं, लाइक आगे इंशाल्लाह आप पीएचडी रिसर्च करेंगे तो वहां भी आपने इस पहलू से मद्देनजर रखना है कि अगर आपसे इटली जाना चाह रहे हैं, यूएसए जाना चाह रहे हैं, तो जो लैब उनकी है, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, उसमें ओवरऑल टीम क्या काम कर रही है, क्या आपको वहां पे कुछ असिस्टेंस उनसे भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं वंस यू डिसाइड अबाउट एडवाइजर। अच्छा, अब बड़ी कुछ और अच्छी चीजें ये पता नहीं चाहिए कि यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड फॉर द नॉन सुपरवाइजरी टास्क। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर एक बंदा टीचर बहुत अच्छा है तो वो सुपरवाइजर भी अच्छा होगा, या टीचर बहुत बुरा है तो सुपरवाइजर भी बुरा होगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? तो अगर से आपने किसी ने आपको पढ़ाया और आपको लगा यार कि तो बहुत ही बुरा पढ़ाता है, और आप कहें नहीं यार इसको सुपरवाइजर नहीं रखना, तो ये गलत फैसला होगा। गिव इट अ सेकंड थॉट, ही मे बी अ गुड सुपरवाइजर, ही और शी। अगर वो कहीं आपको टाइम देता है, टाइम पे नहीं आता, या टाइम से पहले आ जाता है, इस पे भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा ड्रेस करता है कि यार देखने में बहुत अच्छा लगता है, शक्ल अच्छी है, इस पे भी डिसाइड नहीं कर। शक्ल बुरी है, इस पे भी डिसाइड नहीं कर। कुड बी बोथ वे, इट कुड वर्क। सो आई होप दिस इज
अच्छा, यहाँ पे आप प्राइमरली वही जो मैंने बात की थी ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की क्या है, वो जरा देख ले आप। Number one is that he will help you select and refine your research topic. He will guide you in the writing, whatever things you are writing. He will review your work, give comments कि इसमें ये गलतियां, ये सही, ये गलतियां. He should meet you face to face or whatever mean you mutually decide. Again, review your progress. Keep asking you कि जी क्या पे हो, क्या किया था, लास्ट टाइम काम दिया था, किस हद तक आप अपडेट दें. आपके रिसर्च पेपर्स, आपके थीसिस, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा. और अगेन ही विल गाइड यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर थीसिस, योर डिफेंसेस, evaluate your readiness for that particular thing, and then it will sit on your exams. Nowhere it is written कि he will work for you. काम आपने खुद करना है. ठीक है. Things are very clear, so expectation भी accordingly ही रखें हर एक के साथ. So he will give you directions to follow and you have to walk by yourself. This is very important. ठीक है जी. अच्छा, pros and cons हैं. कुछ जो नए प्रोफेसर्स होते हैं, नए पीएचडीज होते हैं, कुछ पुराने पीएचडीज होते हैं, तो उनके अपने अपने फायदे नुकसान. जो नए लोग आते हैं फैकल्टी में, आप देखें उनको उनसे मिलना आसान होता है, मोटिवेटेड होते हैं, उनकी रिसर्च बड़ी लेटेस्ट होती है, और वो शायद आपके साथ बैठ भी जाएंगे. ठीक है. लेकिन साथ ही साथ कुछ और इश्यूज भी हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होगा, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत रखेंगे, आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, आपकी टास्किंग बहुत सख्त करेंगे, इनएक्सपीरियंस भी होंगे तो गलतियां भी करेंगे. ठीक है. ऑन दी कंट्रेरी, जो सीनियर लोग होते हैं उनके अगेन कुछ फायदे एडवांटेज हैं. वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, आपको मुश्किल से मिलेंगे. कुछ उनकी शायद रिसर्च भी आपको लगे कि बहुत पुरानी सी है, लेकिन शायद कुछ और जगह पे आपको असिस्ट कर देंगे. और अगेन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इनको एक दफा आप गो थ्रू कर लें, कोई सवाल है तो उसमें आप पूछ सकते हैं. जी, ऑनलाइन जो लोग हैं इनका कोई सवाल अगर है यहाँ तक. सो लास्ट लाइन इसमें ये है कि जी, वंस एन एडवाइजर ऑलवेज एन एडवाइजर. The relationship which you have with your advisor, it will continue for a long time. So decide with patience, with professionalism. ठीक है फराज. So this is sort of everything about the selection of supervisor. यहाँ पे कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. एंड देन वी गो फॉर ब्रेक. हाँ जी, प्रेजेंटेशन सारी मैं शेयर कर लूंगा, और वैसे भी ये तो रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड में आपको वैसे ही नजर आ रहा होगा सर. आप लेक्चर कभी भी खोल के देख सकते हैं. ऑल ऑफ देम विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. लिंक्स विल बी शेयर्ड. उनको देखें, अपने समरी दोबारा बनाए एंड शेयर इट बाय द नेक्स्ट क्लास. जी कर सर. नहीं, आपने इंडिपेंडेंट मरियम को मेल करनी होगी. शी वुड शेयर विद मी बाय नेम कि ये इनकी समरी आ गई है. नहीं, ग्रुप में शेयर करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि फिर लोग उसके छापे मारते हैं. अपना काम करें, अपने काम को शेयर करें और इंडिपेंडेंटली शेयर करें. हैंड रिटन, हैंड रिटन. आप जो ये नोट्स बना रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना, हाथ से लिखना. आप तो देखें, हाँ, इसकी पिक्चर ले, पीडीएफ बनाए, शेयर कर. यही चाहिए. ठीक है सर, व्हाट्सएप पे शेयर करें. मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी से नोट्स बनाए ना, अगर कुछ चीज रह गई लेक्चर दोबारा देखें, नोट्स को बीफ अप करें, उसकी पिक्चर लें, पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाएं, और वो अपने नाम के साथ क्लास के जो सीआर हैं उनको आप शेयर कर लें. वो मुझे सेंट्रली सबके डॉक्यूमेंट भेज देंगे और बता भी देंगे कि 10 में से ये 2 लोगों की डॉक्यूमेंट नहीं आई है. इट हैज टू बी डन बिफोर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सैटरडे यानी नेक्स्ट फ्राइडे नाइट तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सैटरडे मॉर्निंग जब क्लास दोबारा शुरू हो तो ऑल आर टिक्ड, सबके आ गया है, ताकि अगली क्लास के जो कंटेंट है उसमें आप पहले से तैयार हो. क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे जो लेक्चर आज देखा भी नहीं होगा और अभी ऑनलाइन भी नहीं है.
तो दे शुड बी वंस दे कम फॉर द नेक्स्ट क्लास दे शुड बी रेडी। और क्योंकि सेमेस्टर अगेन आई रिपीट फास्ट सेमेस्टर है, इसमें टाइम नहीं मिलेगा, तेज पेस पे चीजें होंगी, फौरन मिड टर्म आ जाएगा, फौरन एंड टर्म आ जाएगा, ये सारे डिफेंस भी आपने साथ साथ करने होंगे, डॉक्यूमेंट भी बनानी होगी, तो ये फास्ट पेस का सेमेस्टर है, तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। इसका मिड टर्म और फाइनल टर्म होगा जो हम क्लास में पढ़ेंगे, उसी के अंदर से सवाल जवाब होंगे। और इसमें एक एक मैं प्रेजेंटेशन लूंगा आपसे, मिड टर्म से पहले एक प्रेजेंटेशन लूंगा और फिर एक एंड टर्म से पहले प्रेजेंटेशन लूंगा। मिड टर्म जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी टॉपिक सिलेक्शन पे होगी, और जो एंड टर्म की प्रेजेंटेशन होगी वो प्रोपोजल डिफेंस पे होगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? रख सकते हैं आप, उनकी सीवी शेयर करेंगे, अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेंगे, ऐसे नहीं हवा में बस मिस्टर एक्स वाई जी नहीं, वो आप उनको शेयर करेंगे, उनको देखेंगे हम यहाँ पे कि जी ये वाकई ये वैलिड है, एरिया का है और कर सकता है, फिर उसको अप्रूवल देंगे। सर ये मैटर करता है कि अगर एक सुपरवाइजर ने सिलेक्ट किया है और उसकी जो एप्लीकेशन है वही नहीं नहीं DSCR सकते हैं। जी, आप क्या कह रहे हो आफाक? चले चले, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सेशन भी एंड होने वाला है, सो व्हाट वी डू, अभी आप ब्रेक कीजिए। आफाक आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, काइंडली अपने कनेक्शन को ज़रा देखिएगा और अपने सवाल को ज़रा आप नोट कर लें, बाद में कीजिएगा। ये है कि जी अभी हम ये अब इस वक्त सेशन क्लोज कर रहे हैं, अराउंड 2+ टाइम पे डिफेंस होगा, 2 या 2:15 तक कोई टाइम अभी आपको पता चल जाएगा, ग्रुप के ऊपर रहिएगा। अब अपनी नमाज पढ़ें, खाना खाना चाहते हैं खाना खाएं, ब्रेक करें, फ्रेश अप हो जाएं, और फिर आपको रूम भी बता देंगे किस रूम में डिफेंस है, काइंडली कम टू द रूम। और डिफेंस के बाद देयर वुड बी अ सेशन अगेन, राइट, टू अंडरस्टैंड कि क्या सीखा आपने, क्या समझ आया उसके अंदर। तो प्लीज बी अवेलेबल, और जूम सेशन में मैं शेयर कर लूंगा। दिस सेशन मे गो बियॉन्ड 3 एज वेल, 4 तक, इवन बियॉन्ड भी जा सकता है, बिकॉज आई कीप माई स्टूडेंट्स बिजी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मेरे साथ करना है तो आपको टफ टाइम मिलेगा, एक्सपेक्ट करें, रेडी रहें।